नेट एसेट वैल्यू की बात करेंगे बच्चा। नेट एसेट वैल्यू क्या होती है बच्चा? हमारी जो स्कीम की पूरी वैल्यू होती है, और आप चाहो तो उसकी पर यूनिट वैल्यू भी निकाल सकते हो। अगर पर यूनिट वैल्यू आपको निकालना है तो आपको क्या करना है? नेट एसेट, एसेट माइनस लायबिलिटी। ठीक, एसेट में से आपने क्या माइनस किया? लायबिलिटी, डिवाइड किया नंबर ऑफ यूनिट्स आउटस्टैंडिंग। आपको क्वेश्चन दिया होगा, उसमें क्वेश्चन में सारे के सारे एसेट को ऐड करेंगे, सारी सारी लायबिलिटी को ऐड करेंगे और एक दूसरे से लेस कर देंगे, डिवाइडेड बाय जितनी नंबर ऑफ यूनिट्स होगी। बस आपको क्वेश्चन अच्छे से रीड करना है। एक ये फॉर्मूला सीखा था, देन दूसरा फॉर्मूला क्या सीखा था? फॉर्मूले की बात कर रही हूँ, होल्डिंग पीरियड रिटर्न या फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसमें उन्होंने बोला था इनकम, इस इनकम में क्या क्या हो सकता है? डिविडेंड मिल सकता है, कैपिटल गेन मिल सकता है। आपको एनएवी प्रेजेंट की और एनएवी पास्ट की, मतलब जितने में खरीदा था, जितने में बेच रहे हो आज, उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, उसका डिफरेंस। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या? पास्ट जितने में खरीदा था मल्टीप्लाई बाय 100। आपको ये रिटर्न जो पता चलेगा किस सेंस में पता चलेगा? इन परसेंटेज टर्म। ठीक है, दो फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला मैंने आपको ये बोला था कि आपके बुक में इसको लेके कोई कॉन्सेप्ट नहीं दे, बस सीधा फॉर्मूला चिपका दिया। फॉर्मूला भी मैंने आपको कहा था इंपॉर्टेंट है। परचेस प्राइस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? एनएवी डिवाइडेड बाय 1 माइनस फ्रंट एंड लोड। रिडम्पशन के लिए आपको क्या करना पड़ता है? एनएवी 1 बैक एंडेड। ये था। इस पे बेस कुछ क्वेश्चन जो आपके मॉड्यूल में थे वो मैं एग्जाम में अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं देख रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल अभी सबसे लेटेस्ट एग्जाम आपकी तरफ से अगर मैं बोलूँ तो कौन सा है? दिसंबर 22, वो देखेंगे। फिर दिसंबर 22 के बाद जून 22, और फिर 2021 भी 20, ये सारे क्वेश्चन हम लगाएंगे। क्या है बात समझ में आ रही है? ताकि आपको ये पता चल जाए कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। पहले वाला एक टॉपिक रह गया, इवैल्यूएटिंग परफॉर्मेंस ऑफ म्यूचुअल फंड। इवैल्यूएटिंग परफॉर्मेंस ऑफ म्यूचुअल फंड समझेंगे बच्चा। बच्चा यहाँ पे उन्होंने बोला म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस कैसे देखी जाती है? बच्चा समझना थोड़ा सा। मैं आपकी परफॉर्मेंस कैसे देखती हूँ? एक टेस्ट में 20 में से 20 आ गए तो क्या मैं ये बोल दूंगी सीएस निकाल लोगे तुम लोग? तो मैं तो बहुत सारे टेस्ट देखूंगी, उसमें देखूंगी कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी चल रही है, ओवरऑल परफॉर्मेंस देखी जाती है। तो यहाँ पे इन्होंने ये बोला स्कीम में एक बार बस परफॉर्मेंस नहीं देखी जाती, स्कीम को क्या देखने पड़ेंगे? पिछले रिकॉर्ड देखेंगे कि भैया पिछले कुछ सालों से इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, तब जाके हमारे दिमाग में आएगा ना बच्चे कि हाँ ये स्कीम की परफॉर्मेंस ओवरऑल अच्छी है। जैसे कि आपका एक टेस्ट में 20 में से 20 आए, भैया अच्छी परफॉर्मेंस इसके बेस में नहीं आएगा, पहले मैं नंबर ऑफ टेस्ट देखूंगी, जिसकी ज्यादातर परफॉर्मेंस अच्छी है वो अच्छा करे। इन्होंने कहा म्यूचुअल फंड की अगर परफॉर्मेंस हम कैलकुलेट करेंगे तो ऐसे ही करते हैं। ठीक है, while looking the mutual fund scheme performance one must not be led by the scheme return on isolated। इन्वेस्टमेंट किया, म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट किया, रिटर्न आइसोलेट है, एक ही बार अभी आया, तो क्या हम इस बेसिस में निकालेंगे क्या परफॉर्मेंस अच्छी है स्कीम की? नहीं। क्या लिखा है? आ स्कीम में हैव जनरेट, कितना जनरेट करना चाहिए? 10% एनुअलाइज्ड रिटर्न इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स। ईयर्स बहुत सारे साल, हम कुछ सालों तक ऑब्जर्व करेंगे और हम ये देखेंगे 10% से ज्यादा रिटर्न मिल रहा है तो हम मानेंगे। 1% मिल रहा है, 2% मिल रहा है, 3% मिल रहा है, हम नहीं मानेंगे। हम मानेंगे एनुअली, सालाना 10% से ज्यादा आता है और एक बार नहीं आया, एक बार नहीं आया, कपल मतलब दो, मतलब हम देख रहे हैं कि भैया 2 सालों से हम देख रहे हैं, एक बार आया है तो ये तुक्का भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे बार बार आ रहा है तो परफॉर्मेंस कैलकुलेट की जाती है। समझ में आए? बट इवन द मार्केट इंडेक्स, मतलब इंडेक्स होता है, इंडेक्स मतलब क्या होता है? इंडेक्स। ठीक है, लेकिन क्या लिखा है? इवन द मार्केट वुड हैव गॉन इन द सिमिलर वे। हमने रिटर्न लिखा है मार्केट में भी हमें सिमिलर चीजें दिख रही हो इन सेम पीरियड में कि हाँ इन स्कीम की परफॉर्मेंस अच्छी है। ठीक है, चलिए अब इन्होंने यहाँ पे क्या बोल दिया? अंडर परफॉर्मेंस कब बोला जाएगा? हम कब मानेंगे कि कंपनी जो स्कीम में वो अच्छी परफॉर्मेंस कर रही है? इन्होंने क्या बोला? एक बेंचमार्क है, एक बेंचमार्क डिसाइड है। बेंचमार्क बोले तो एक स्टैंडर्ड है, एक स्टैंडर्ड डिसाइड है। उस स्टैंडर्ड के अगर आप नीचे हो तो ऑब्वियसली क्या बच्चा, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। जैसे कि 10% मैंने बोल दिया बेंचमार्क है। अगर आप 10% से ज्यादा का रिटर्न दे रहे हो तो आपकी स्कीम की परफॉर्मेंस अच्छी है, इससे नीचे है तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। बस कुछ नहीं, थ्योरेटिकल लिखा है।
क्या लिखा है, अंडर परफॉर्मेंस इन द फॉलोइंग मार्केट दैट इज व्हेन द एनएवी स्कीम फॉल मोर देन बेंचमार्क। एक जो बेंचमार्क है उससे नीचे फॉल हो रही है, ठीक है, बेंचमार्क बोले तो मार्केट में स्टैंडर्ड। द टाइम व्हेन दी वन मस्ट रिव्यू, उस टाइम पे हम इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो हम बोलेंगे कि परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। बच्चा कुछ भी नहीं है, बहुत चिल्लर है। हेडिंग बताओ क्या लिखा है। म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस को कैसे इवैल्यूएट किया जाता है, मैंने कहा एक बार नहीं देखा जाता है, बार बार देखा जाता है। बेंचमार्क होता है, उसके ऊपर है तो परफॉर्मेंस अच्छी, बेंचमार्क के नीचे है तो बुरी, बाकी कुछ भी नहीं, बस इसको उसके साथ ही बचपन। ठीक, चलो इसके अलावा थोड़ी कौन सा क्वेश्चन छोटा है, रेस्ट्रिक्शन वाला। पेज नंबर क्या है, 345 का क्वेश्चन छूट गया तो यही लास्ट थ्योरी है, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल में। रिस्ट्रिक्शन ऑन द इन्वेस्टमेंट बाय द म्यूचुअल फंड। बच्चा म्यूचुअल फंड का काम क्या है, इन्वेस्ट करना थ्रू बहुत सारी स्कीम, कितनी कैटेगरीज पढ़ी हमने, हर कैटेगरी की स्कीम्स पढ़ी। तो ये म्यूचुअल फंड क्या कर रहा है बच्चा, क्या कर रहा है, पैसे इन्वेस्ट कर रहा है। लेकिन हेडिंग में क्या लिखा है, रेस्ट्रिक्शन। रेस्ट्रिक्शन बोले तो कंडीशन, कहीं भी कैसे भी नहीं लगाना है, कुछ रूल्स बनाए हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाए, कुछ रिस्ट्रिक्शंस बनाए, कहाँ लगाना है उसकी एक लिमिट तय कर रखी है, लिमिट से ज्यादा लगाना नहीं है। चल सबसे पहला, स्कीम जो भी होगी म्यूचुअल फंड की जो स्कीम होगी, शेल नॉट इन्वेस्ट कितना, मोर देन 10%। जो भी आपकी स्कीम्स है, अलग अलग स्कीम होती है, इनकम ओरिएंटेड, ग्रोथ ओरिएंटेड, और बताओ स्कीम के नाम बताओ, कैपिटल प्रोटेक्शन, ईएलएसएस और कैपिटल तो गया, टैक्स ईएलएसएस फंड टू फंड जो इंडिया में ऑपरेट नहीं करता, क्या रेरा नहीं बोलेंगे, रियल स्टेट बोलेंगे, और डेट इंस्ट्रूमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रोथ, ये तो हो गया, ये तो पहले ही हो गया। स्टॉक एक्सचेंज, वेरी गुड, कैपिटल स्ट्रक्चर हो चुका। मतलब इतनी सारी स्कीम पड़ी ना, चल समझ में आ गया, बहुत सारे स्कीम के नाम याद है। इन शॉर्ट म्यूचुअल फंड ने बहुत सारी जगह प्रोडक्ट लगाए, इक्विटी में भी लगाया और डेट में भी। आगे स्कीम नॉट इन्वेस्ट मोर देन, स्कीम का जो भी पैसा होगा, क्या लिखा है, मोर देन 10% से ज्यादा नहीं, मतलब मैक्सिमम लिमिट क्या है 10%। इनमें भी पूरा प्रोजेक्ट पूरा स्कीम होता है, स्कीम मैंने कहा 1 करोड़, स्कीम कितने की पूरी 1 करोड़, इसका 10% कितना होगा 10 लाख। 10 लाख से ज्यादा नहीं लगाना किसी डेट इंस्ट्रूमेंट में इश्यूड बाय सिंगल इश्यू। सिंगल इश्यू मतलब वो कंपनी जो शेयर इश्यू कर रही है, रिलायंस कंपनी इश्यूर हो गई, रिलायंस कंपनी ने डेट इंस्ट्रूमेंट निकाला, रिलायंस कंपनी ने क्या निकाला, डेट इंस्ट्रूमेंट। म्यूचुअल फंड क्या कह रहा है, पूरे पैसे कहाँ लगाऊंगा बच्चा, रिलायंस कंपनी की डेट में। तो उन्होंने कहा एक कंपनी का 10 से ज्यादा डेट इंस्ट्रूमेंट मत लेना। रिलायंस का 10 ले सकते हैं, टाटा का 10 ले सकते हैं, एमआरएफ के 10 ले सकते हैं। इन्होंने कहा एक कंपनी में जब डेट इंस्ट्रूमेंट आप लेने जाओगे तो 10% से ज्यादा नहीं। क्या ये बात समझ में आई, क्या ये बात समझ, सिंगल इश्यू की बात कर दी, मतलब बहुत सारों का ले सकते हो, एक कंपनी से एक बार में 10% से ज्यादा नहीं, ये रिस्ट्रिक्शन है, ये कंडीशन है। हम क्या कह रहे हैं, म्यूचुअल फंड सेफ है ना, म्यूचुअल फंड सेफ है ना, एक ही कंपनी में पूरा पैसा लगा देगी क्या, नहीं, हमें डाइवर्सिफाई करना है ना, डूब गया तो पूरा डूब जाएगा। तो इन्होंने क्या बोल दिया, सिंगल इश्यू से मैक्सिमम कितना कर सकते हो बच्चा, 10%, उससे ज्यादा नहीं। हाँ एक्चुअली में, हाँ तो ये दिक्कत मैं ये कह रही थी, लॉस होगा तो पूरे से डूब जाएगा और फायदा होगा तो पूरे से वाला, लेकिन इतना रिस्क नहीं उठाता ना म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड तो प्रोफेशनल की टीम है जो कि हमेशा सेफ होगी, तो भैया लॉ रूल्स रेगुलेशन उनको रिस्ट्रिक्ट करते हैं, इस कारण से बहुत सेफ हो जाती है। क्लियर, इसी के नीचे कंटिन्यू, बच्चा रुक जाओ पूरी लाइन रीड करो। दिस स्कीम ज्यादा से ज्यादा कितना लगाएगी बच्चा, 10% ऑफ एनएवी, एक सिंगल इश्यू, ठीक है, विच इज रेटेड। बच्चे यहाँ पे एक CRA आया, इससे पहले भी ये वर्ड आया है जिसे हम बोलते हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। ये कुछ एजेंसीज है जिनका काम है रेटिंग देना, ठीक है। कंपनी, ये इश्यूर मैंने क्या बोला बच्चा, इसे जैसे मैंने एग्जाम्पल किया, रिलायंस कंपनी, टाटा कंपनी है ना, कंपनीज है। इन कंपनी को क्या किया जाता है बच्चा, रेट दिया जाता है, रेट दिया जाता है उनकी क्रेडिटेबिलिटी को लेकर। वो क्रेडिटेबिलिटी कि अगर इन्होंने मार्केट से उधार लिया है तो चुका सकते हैं कि नहीं। हम कह रहे हैं इनको रेट मिला है 10 में से 10, मतलब ये बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी तरीके से चुका सकते हैं। इनको मिला है भैया 5, इनको मिला है 2, इनको मिला है 100, मतलब ये कंपनी बिल्कुल सही नहीं है। तो प्लीज रिस्क है,
कि भैया मार्केट से उधार ले लिया तो चुका पाएंगे भी कि नहीं। इन्होंने कहा कि भैया याद रखना इनकी जो रेटिंग है बहुत ज्यादा कम नहीं होनी चाहिए। म्यूचुअल फंड को बोला अपनी स्कीम का पैसा कंपनी में लगाओ, लेकिन डेट इंस्ट्रूमेंट ज्यादा से ज्यादा 10% भी लोगे, उससे ज्यादा नहीं। और प्लीज ऐसी कंपनी से लेना जिनका क्या बच्चा रेटिंग एजेंसी ने रेट जो दिया है वो बहुत ज्यादा कम ना हो, एक स्टैंडर्ड सेट। क्लियर है बच्चा? चलो, हाउएवर सच लिमिट में इंक्रीज, वो 10% वाली लिमिट को बढ़ा सकते हैं। कितना बढ़ा सकते हैं? 12%। लेकिन आपको इससे पहले परमिशन लेनी पड़ेगी ट्रस्टी के बोर्ड, बोले तो ट्रस्टी कंपनी, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ एएमसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी। शॉर्टकट लिखे, मुझे आपके आंसर कॉपी में शॉर्टकट नहीं लिखना चाहिए। एएमसी नहीं लिखोगे, एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिखोगे। क्लियर है? चलिए, इन्होंने कहा वैसे तो लिमिट जनरली कितनी है बच्चा, कितनी है? 10%। क्या इसे 12% कर सकते हो? हाँ। बस म्यूचुअल फंड अपने ही ट्रस्टी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से बात कर ले और एक बार किससे? एसेट मैनेजमेंट कंपनी से, तो 10 से 12 हो सकती है। चलेगा पहला पॉइंट? पहला वाला पॉइंट किसकी बात करें? डेट इंस्ट्रूमेंट। डेट इंस्ट्रूमेंट समझते हैं, डिबेंचर्स, ठीक है। सेकेंड पॉइंट बोलता है बच्चा डेट इंस्ट्रूमेंट बोलता है, लेकिन क्या लिखा है? अनलिस्टेड। अगर यहाँ अनलिस्टेड लिखा है तो अब हमारा दिमाग ऊपर वाले पॉइंट में कहना चाहिए लिस्टेड। क्या बात समझ आ रही है? लिस्टेड कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी होगी ना। चल, इन्होंने कहा भैया म्यूचुअल फंड अब कहाँ जा रहा है भैया? म्यूचुअल फंड स्कीम नॉट इन विच, सुनो भैया, अनलिस्टेड नहीं, मतलब लिस्टेड कंपनी की डेट इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगाना, जो अनलिस्टेड है उसमें नहीं। म्यूचुअल फंड स्कीम नॉट इन्वेस्ट, किसमें इन्वेस्ट नहीं करेगी? अनलिस्टेड डेट इंस्ट्रूमेंट, इंक्लूडिंग किसमें इन्वेस्ट नहीं करेगी? एक होता है मनी मार्केट, एक होता है कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट छोटा मार्केट होता है जिसमें कमर्शियल पेपर, थोड़ा बहुत 11th में बिजनेस में, है ना, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स पड़े हैं। वेरी गुड, ट्रेजरी बिल्स एंड ऑल, ठीक है। इन्होंने बोला भैया इनमें पैसा नहीं लगाएगी। म्यूचुअल फंड को साफ साफ बोल दिया भैया आपकी स्कीम का पैसा यहाँ पे ना लगे क्योंकि रिस्क है। सबसे पहले उन्होंने बोल दिया अनलिस्टेड डेट इंस्ट्रूमेंट तो नहीं, मतलब कंपनी कौन सी है? अनलिस्टेड है, तो भैया इनकी तो डेट इंस्ट्रूमेंट में मत लगाना, रिस्क है। फिर क्या बोल दिया? कमर्शियल पेपर्स में भी नहीं, एक्सेप्ट बोल दिया, दैट मींस लगा सकते हैं, एक्सेप्ट बोल दिया तो लगा सकते हैं। जनरल रूल, म्यूचुअल फंड कहाँ पैसा नहीं लगाएगा? अनलिस्टेड डेट इंस्ट्रूमेंट, लॉजिक समझना है कि प्राइवेट कंपनी हो गई, पब्लिक या फिर अनलिस्टेड हो गई। दूसरा कमर्शियल पेपर, मनी मार्केट रिस्क, ठीक है। इन्होंने कहा एक्सेप्ट, किसको छूट मिल रही है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी लिस्टेड हो चाहे अनलिस्टेड, कोई फर्क पड़ता नहीं है, सरकार है छूट तो मिलेगी। म्यूचुअल फंड चाहे तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में पैसा लगा सकता है, ठीक है। एंड कमर्शियल पेपर को बस छोड़ा है, मनी मार्केट में और भी दूसरी बहुत सारी चीजें आती हैं, मतलब ट्रेजरी पेपर, फिर उनका उन सब में लगा सकते हैं। ट्रेजरी बिल्स भी देखते तो किसके होते हैं? बात समझ में आई? पहला पॉइंट क्या बोलता है? डेट इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगा सकते हो, लेकिन एक कंपनी का 10% ज्यादा नहीं, लेकिन उस 10 को 12 कर सकते हैं। इसकी परमिशन ट्रस्टी और एएमसी की बोर्ड है। यहाँ पैसा हर क्या लिखा है? म्यूचुअल फंड की में इन्वेस्ट, क्या लिखा है? मतलब ऊपर जो ये डेट इंस्ट्रूमेंट है ये क्या है? कन्वर्टेबल, मतलब आपके ऊपर अनलिस्टेड कंपनी थी और क्या थे बच्चा? डेट इंस्ट्रूमेंट थे। डेट इंस्ट्रूमेंट थे जो आगे चल के क्या हो सकते हैं बच्चा? कन्वर्ट भी हो सकते हैं। डेट इंस्ट्रूमेंट आगे चल के कन्वर्ट हो जाएंगे तो क्या बन जाएंगे? इक्विटी। इक्विटी में रिस्क होता है, डेट में तो एक परसेंटेज मिल जाएगा ना, इक्विटी में रिस्क होता है। इन्होंने बोल दिया नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, मतलब ये इक्विटी में कभी भी कन्वर्ट नहीं होंगे, मतलब आपको एक फिक्स रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा। इन शॉर्ट उन्होंने कहा ये तो सेफ हो गया ना, इक्विटी में जाना तो रिस्क, इक्विटी में नहीं जाना तो फिक्स हो गया, आपका रिस्क क्या हो गया? कम हो गया, तो ये अलाउ कर दी है। वापस पहला पॉइंट क्या बोलता है? भैया सुनो, अनलिस्टेड जो कंपनी है उसके डेट इंस्ट्रूमेंट में मत जाना, क्योंकि एक तो अनलिस्टेड है, ट्रांसपेरेंसी रुक गई, आगे चल के ये क्या हो जाएंगे? कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर ये कन्वर्टेबल है तो आगे चल के इक्विटी बन जाएंगे, रिस्क और बढ़ गया। ट्रांसपेरेंसी के कारण तो रिस्क था ही था कि नहीं मिल रही है,
लेकिन आगे चल के अगर ये कन्वर्टेबल हो रहे हैं, इक्विटी में जा रहे हैं, तो और डबल रिस्क आ गया। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर आप ये श्योरिटी दे रहे हो तो भैया ये कौन से वाले हैं, नॉन कन्वर्टेबल, कभी इक्विटी में नहीं जाएंगे। तो म्यूचुअल फंड को अलाउ कर दिया कि भैया अनलिस्टेड कंपनी के आप कौन सा वाले ले सकते हो, नॉन कन्वर्टेबल। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, छूट दी है, ठीक है। लेकिन कितने तक की, यहाँ जितनी बातें पड़ेगी वो 10% वाली। उन्होंने कहा भैया ऐसे नहीं पूरे खरीद के बैठ गए, ऊपर भी बोला था ना 10 से ज्यादा नहीं, तो यहाँ पर भी उन्होंने बोल दिया 10% से ज्यादा हम लेने पे नहीं देंगे, रिस्क ले रहे तो भैया थोड़ा ही दे। जो भी डेट पोर्टफोलियो स्कीम है सब्जेक्ट टू, लेकिन सेबी ने कुछ बहुत सारी बातें बोलो तो वो सारी कंडीशन का नहीं क्लियर है। पहला दूसरा पॉइंट बोलूँ तो ये एक ही पॉइंट है, क्योंकि सब इस चीज को लेकर बात करें बच्चा, डेट इंस्ट्रूमेंट। चलिए पूरा कंक्लूड करते वापस। हम किसी एक कंपनी की डेट इंस्ट्रूमेंट पे अगर पैसा लगा रहे हैं, लिस्टेड कंपनी की डेट इंस्ट्रूमेंट लगा रहे तो 10% मैक्सिमम लिमिट है। अब उन्होंने बोला कि इस 10 को क्या कर सकते हो, 12 भी कर सकते हो, लेकिन 2 लोगों की परमिशन, ट्रस्ट एएमसी के बोर्ड। इन्होंने कहा डेट इंस्ट्रूमेंट अगर अनलिस्टेड का आता है तो कंपनी को, म्यूचुअल फंड को बोल दिया आप प्लीज इसमें मत लगाइए, लेकिन अगर ये नॉन कन्वर्टेबल है अनलिस्टेड पे तो आप लगा सकते हो। लेकिन इस पे लगाते वक्त भी उन्होंने बोल दिया सेबी जो बातें बोलेगा वो सारी कंडीशन आप फुलफिल करेंगे, तो ये होगा क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी वाली बातें आ रही है, ट्रांसपेरेंसी वाली बातें कंडीशन सकता है बच्चा। तीसरा पॉइंट बच्चा, आपकी जो बुक है उस बुक में ना बहुत शॉर्ट में लिखा है, जिस कारण से वो एक्सप्लेन नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए मैंने छोटा सा है ना कंक्लूजन बनाए हैं जो मैं आपको बताती हूँ, ध्यान देंगे। म्यूचुअल फंड चलिए वही जो आपको बुक में लिखा है, म्यूचुअल फंड क्या लिखा है बच्चा, नॉट ऑन मोर देन 10% of the company paid up capital carrying voting rights। बच्चा कंपनी के पेड अप कैपिटल में पैसा लगा है जिसमें होता है बच्चा कैरिंग वोटिंग राइट्स। तो वोटिंग राइट्स कौन से वाले शेयर खरीदने होते हैं, इक्विटी, ठीक है। अब बच्चा अगर ये वाला 10 पॉइंट है, एक बार आप रीड करो, ये 10 वाला पॉइंट एक बार रीड करो, मुझे बताओ समझ में आ रहा है क्या, समझो। नो म्यूचुअल फंड क्या नहीं करेगा, इन्वेस्ट मोर देन 10% ऑफ इट्स NAV in the equity shares or equity related instrument of any company। म्यूचुअल फंड पैसा लगाने जा रहा है, म्यूचुअल फंड क्या कर रहा है बच्चा, पैसा लगाने जा रहा है। तो उन्होंने क्या बोल दिया, आपकी जो स्कीम का पैसा होगा, डेट इंस्ट्रूमेंट में क्या लिमिट लगाई थी, इक्विटी में भी क्या लगाई है, इन्होंने कहा सुनो कंपनीज में जब पैसा लगाने जाओगे तो हमारी लिमिट क्या है 10%, 10% से ज्यादा नहीं। ऊपर भी ये लिखा है, थर्ड पॉइंट रीड करिए, म्यूचुअल फंड नॉट ओन मोर देन 10% of the company's paid up capital carry voting right। इन्होंने यहाँ वोटिंग राइट के थ्रू बोल दी, भैया इक्विटी में तो बोलता है वोटिंग राइट। इन शॉर्ट म्यूचुअल फंड की जब स्कीम का पैसा लगेगा वो भी इक्विटी शेयर्स में लगाता है, तो किसी भी कंपनी के अगर इक्विटी शेयर्स में लगाएगा तो कितना ज्यादा नहीं होना चाहिए, 10% से ज्यादा नहीं। वर्सेटाइल बनो ना, अलग अलग कंपनीज के 10% से ज्यादा नहीं। बच्चा हमारा ये है कि ज्यादा से ज्यादा मुनाफा पहुंचाना अपने इन्वेस्टर्स को, लेकिन सेफ तरीके। यहाँ पे जितनी भी प्रोफेशनल टीम बैठी है वो एकदम से बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेगी। हमने जितने भी पढ़े हैं हाई रिस्क वाले उनके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन अलग से होते, ये इन जनरल अभी हम टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ रहे, कि हर चीज की एक लिमिट है। लेकिन क्या लगता है 10% से आगे नहीं होंगे। हाई रिस्क वाले जो बहुत ज्यादा पढ़े हैं ना, आपको याद है इनकम ओरिएंटेड ग्रोथ था, ग्रोथ का जो हाई ग्रोथ वाला था ना, उनके टर्म्स एंड कंडीशन की लिमिट होगी वो अलग से बढ़ जाएगी। लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे बच्चा, जनरली 10% से ज्यादा आपको कहीं बढ़ने दिया नहीं जाता। लेकिन हाँ एक्सेप्शनल्स बहुत सारे हैं, लेकिन वो डिपेंड करेगी स्कीम टू स्कीम। इसीलिए सेबी बार बार आ जाते हो, सेबी ऐसी बातें कर देता है कि भैया सुनो सब्जेक्ट टू कंडीशन में स्पेसिफाइड बाय दी सेबी। क्या बात समझ में आ रही है। तो थर्ड पॉइंट सिंपल बोला, म्यूचुअल फंड भी क्या करेगा बच्चा, इक्विटी में 10% से ज्यादा पैसा नहीं लगा। फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है, ट्रांसफर ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम वन स्कीम टू अनदर। समझो एक स्कीम से दूसरी स्कीम में क्या कर रहे हैं बच्चा, ट्रांसफर कर रहे, ठीक है। इन्होंने कहा ट्रांसफर ऑफ द इन्वेस्टमेंट फ्रॉम वन स्कीम टू अनदर शैल बी डन ओनली एट दी, क्या लिखा है, प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस। एनएवी क्या थी, मार्केट प्राइस थी, एनएवी क्या थी हमारी, मार्केट प्राइस। इन्होंने कहा अगर आप एक स्कीम का पैसा दूसरी स्कीम में जा रहे हो तो प्लीज स्कीम का जो पैसा होगा ट्रांसफर किया जाएगा तो किस अमाउंट में किया जाएगा, जो मार्केट में उसकी वैल्यू चल रही है।
and securities for transfer shall be conformity of the investment objective of the scheme. हर स्कीम का अपना अपना ऑब्जेक्ट होता है। गोल्ड स्कीम है, गोल्ड पे लगाई, रियल स्टेट स्कीम है, रियल स्टेट पे लगाई, हर स्कीम का अपना अपना है। इक्विटी है तो इक्विटी वाली लगाएगी, डेट वाली है तो डेट पे लगाएगी, यही था। इन्होंने कहा अब आप एक स्कीम से दूसरी स्कीम में जा रहे हो, ट्रांसफर ले रहे हो, जा सकते हो, हाँ। प्राइस क्या होगी, उन्होंने कहा मार्केट में जो वैल्यू चल रही होगी एनएवी पे कैलकुलेट करेंगे वही होगी। यहाँ तक बात समझ में आए। लेकिन ध्यान रखना, एक बात कंफर्म करना। कंफर्म क्या, आपका जो ऑब्जेक्ट है, आपने जो बोला था वही होना चाहिए। मतलब स्कीम में पहले से ही लिखा होना चाहिए कि अगर ये रियल एस्टेट है तो इसका ट्रांसफर हम कर सकते हैं। मतलब आपको पहले से ही सारी बातें बताई हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई चीज कन्वर्टेबल है तो आपको इश्यू करते टाइम पर ही बता दिया जाता है कि 2 साल बाद 3 साल बाद कन्वर्ट हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो प्लीज इंश्योर करना कि आपकी जो स्कीम है उसका जो ऑब्जेक्ट है, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट, वो फुलफिल हो जाओ। मतलब पहले से बताएं। क्या एक स्कीम से दूसरी स्कीम में जा सकते हैं? हाँ, लेकिन पहले से इन्फॉर्म्ड होना चाहिए। अब जब जाएंगे तो किस प्राइस में जाएंगे? उस टाइम पर जो मार्केट वैल्यू। ठीक, चलिए। अब इन्होंने कहा स्कीम में इन्वेस्ट टू अनदर स्कीम। बच्चा छोटी छोटी बातें हैं। अब देखो, स्कीम में इन्वेस्ट टू अनदर स्कीम। फॉर एग्जाम्पल, म्यूचुअल फंड की बहुत सारी स्कीम है। रियल एस्टेट वाली स्कीम का एग्जाम्पल ले लेते। ये रियल एस्टेट स्कीम क्या कर सकती है बच्चा? दूसरे प्रॉपर्टी में पैसा लगाती है, ठीक है। लेकिन मैं कह रही हूँ हम ऐसे भी तो स्कीम निकाल सकते हैं जो दूसरी स्कीमों में पैसा लगाए। हो सकता है क्या? वापस मैं एक स्कीम लेकर आई, इस स्कीम का काम क्या है? म्यूचुअल फंड की दूसरी स्कीम में पैसा लगाना। हो सकता है, हो सकता है। चलिए, स्कीम चाहे तो में इन्वेस्ट अनदर स्कीम। चलिए, तो ये 2 लाइन, आधी लाइन समझ में आई। एक स्कीम का काम क्या है? म्यूचुअल फंड की दूसरी स्कीम में अनदर स्कीम लिखा है, लेकिन अनदर स्कीम क्या? अंडर दी एग्जाम्पल लेते हैं, IDBI एक बैंक है। मतलब ये क्या हो गया? कौन सा? IDBI म्यूचुअल फंड, IDBI एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ठीक है। मतलब मैं स्पॉन्सर, हम ही म्यूचुअल फंड, और हम ही क्या हो गए? एसेट मैनेजमेंट कंपनी। चलिए, स्कीम में इन्वेस्ट अनदर स्कीम। स्कीम बच्चा एसेट मैनेजमेंट कंपनी की स्कीम होती है, ये बनाते हैं ना। म्यूचुअल फंड की स्कीम है, लेकिन बनाने वाला कौन है? एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो स्कीम किसकी है? IDBI म्यूचुअल फंड की स्कीम है। स्कीम है ABC स्कीम। चल बताओ, यहाँ तक सीधे क्लियर है? स्कीम है ABC स्कीम। स्कीम में इन्वेस्ट अनदर स्कीम ऑफ दी अंडर दी सेम, इसी की XYZ स्कीम में हम पैसा लगा रहे हैं। एक स्कीम का पैसा दूसरी स्कीम में लगा सकते हैं। मतलब हमारी IDBI एसेट मैनेजमेंट कंपनी की बहुत सारी स्कीम है, हम इसमें ABC स्कीम का पैसा किसमें लगाया बच्चा? XYZ स्कीम में। एक स्कीम का पैसा दूसरी स्कीम में लगाया जा सकता है, सेम एसेट मैनेजमेंट कंपनी। क्या ये बात समझ में आ गई? और आप क्या कर सकते हो? SBI म्यूचुअल फंड अलग है, IDBI म्यूचुअल फंड अलग है, और SBI म्यूचुअल फंड अलग है। तुमने क्या बोल दिया? कहाँ लगा सकते हो? एनी अदर म्यूचुअल फंड की भी दूसरी स्कीम में। क्या बात समझ में आ रही है? इन शॉर्ट, आईटेक्स म्यूचुअल फंड की भी 2 स्कीम है। एक स्कीम का पैसा दूसरा आईटेक्स की स्कीम में लगा दिया, या फिर हमने आईटेक्स का पैसा किसी दूसरी कंपनी के म्यूचुअल फंड में लगाया। ये दोनों अलग है। क्या ये बात समझ में आ रही? पक्का एग्जाम्पल के ऊपर तो थोड़ी देर लिखा है तो पढ़ने में थोड़ा सा भी लगता है। तो एक स्कीम का पैसा दूसरी स्कीम में लगाया जा सकता है। अपने खुद के ही म्यूचुअल फंड में भी लगा सकते हो और दूसरे म्यूचुअल फंड में भी। क्या ये बात समझ में आई? पक्का। फंड ऑफ फंड थोड़ा सा अलग होता है, बता दें, ठीक है। म्यूचुअल फंड का पैसा दूसरे म्यूचुअल फंड में होता है, ये स्कीम है। पूरे म्यूचुअल फंड अलग है। वेरी गुड, समझ में आया? एक म्यूचुअल फंड का पैसा दूसरे म्यूचुअल फंड में लग रहा है, लेकिन हमने किसकी बात करें? म्यूचुअल फंड का स्कीम, लेकिन बनाई है एसेट मैनेजमेंट कंपनी, अपने ही दूसरी स्कीम में लगा सकता है, या फिर दूसरे म्यूचुअल फंड की स्कीम कंपनी में भी लगाया म्यूचुअल फंड। ठीक, चलो। अब उन्होंने बोला कि अगर आप जो भी ये कर रहे हो, लेकिन उन्होंने क्या बोला? फीस, इसमें फीस मत चार्ज करना, सेम एसेट मैनेजमेंट कंपनी देना, फीस मत चार्ज करना, ठीक है। उन्होंने कहा भैया दूसरी म्यूचुअल फंड है तो उसमें भी फीस चार्ज मत कर। लेकिन याद रखना कि ये इंटर स्कीम इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इसे हम बोलते हैं इंटर स्कीम।
है ना, ये फंड ऑफ फंडिंग, ये क्या बच्चा, स्कीम ऑफ स्कीम बोल सकते हैं, स्कीम ऑफ स्कीम बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये इंटर स्कीम, इनका इंटर स्कीम इन्वेस्टमेंट ये भी बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसकी एक लिमिट है, क्या लिखा, नॉट एक्सीडिंग 5% ऑफ एनए, ठीक है, ऑफ द म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड की हम पहले एनए देखेंगे तो 5% से ज्यादा स्कीम में स्कीम का पैसा उससे ज्यादा ना थोड़ा। इन्होंने कहा ये बात अप्लाई किस में नहीं होगी, फंड ऑफ स्कीम। मुझे बताओ ये फंड ऑफ स्कीम क्या इंडिया में ऑपरेट करता है क्या, आगे चल के फिर से ये बात बता देंगे, ठीक है। नीचे देखो क्या लिखा है, बाय और करे सेल करे, खरीदना बेचना समझते हैं। ऑल द म्यूचुअल फंड की जो भी स्कीम है वो किस बेसिस में होगा, डिलीवरी। व्हाट डू यू मीन बाय डिलीवरी, जब मिल जाएगा, समझना बच्चा। शेयर्स के केस में T+2 कॉन्सेप्ट पढ़ते थे, क्या है T+2, इलेक्ट्रॉनिकली क्या कह रहे हैं, शेयर्स भी डिलीवर हो गए हैं, मतलब अकाउंट में डीमैट फॉर्म में आ गए, समझो। तुमने मुझे शेयर्स दिए, तुमने मुझे शेयर्स दिया, मैंने तुम्हें पैसा दे दिया, तुमने कहा हम तब मानेंगे बाय कर लिया है या फिर सेल कर दिया है, जब शेयर्स डिलीवर हो जाएंगे। यहाँ पे यूनिट पढ़ रहे, मतलब यहाँ पे जब यूनिट डिलीवर हो जाए। अगर आप कह रहे कि नहीं कॉन्ट्रैक्ट हो गया अभी भेजे नहीं है, पहुंचा नहीं है, तो मैं बोला तब हम नहीं मानेंगे। तो खरीदना बेचना हम तब मानेंगे जब आपने क्या कर लिया बच्चा, यूनिट को डिलीवर कर दिया, आपके अकाउंट में आ गए इलेक्ट्रॉनिक। क्लियर है बच्चा, चलो अब चिल्लर क्वेश्चन है बच्चा, कोई हैवी कॉन्सेप्ट नहीं, ठीक। चलिए, ऑल द सिक्योरिटी शैल बी परचेज और ट्रांसफर इन द नेम ऑफ, मैंने पैसा SBI म्यूचुअल फंड को दिया है, मैंने पैसा किसको दिया है, मैं एक यूनिट होल्डर हूँ, SBI म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया है रिलायंस या टाटा में, तो रिलायंस टाटा के रिकॉर्ड में किसका नाम होता है, SBI म्यूचुअल फंड का होगा, मेरा होगा क्या, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं शेयर होल्डर थोड़ी ना हूँ SBI म्यूचुअल फंड उनका, रिलायंस और टाटा का। वापस मैं एक इन्वेस्टर हूँ जो म्यूचुअल फंड में पैसा लगाता है, जो म्यूचुअल फंड में पैसा लगाता है तो क्या बन जाता है, यूनिट होल्डर। ये समझ में आया, मैंने अपना पैसा किसको दिया, म्यूचुअल फंड को, SBI म्यूचुअल फंड को। SBI म्यूचुअल फंड ने पैसा किसमें लगाया, रिलायंस कंपनी में। रिलायंस कंपनी में कितना लगा सकता है, ज्यादा से ज्यादा 10%, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। अब रिलायंस अपना रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, रिकॉर्ड अगर इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स में है तो डिपॉजिटरी के नेम आ जाते थे, ठीक है, लेकिन टाइम टू टाइम डिपॉजिटरी भी रिकॉर्ड देता रहता है कि भाई लिखते रहना, देखते रहना, ठीक है। तो बस मैं कह रही ये सारे नाम किसको लेके चल रहे होंगे, SBI म्यूचुअल फंड। मेरा नाम और निशान तो इस रिलायंस के पास बिल्कुल नहीं होने वाला, मेरा नाम और निशान, मेरा रिकॉर्ड कौन मेंटेन करेगा, म्यूचुअल फंड, SBI म्यूचुअल फंड। क्या ये बात समझ में आ रही, यही बात इन्होंने बस थ्योरेटिकली लिखी है। अब एक बार रीड करो बच्चा ये वाला पॉइंट, ऑल द सिक्योरिटी शैल बी परचेज ट्रांसफर इन द नेम ऑफ, जो भी इनकी स्कीम चली, स्कीम की बहुत सारी वैरायटीज चलती है उस बेस में। क्लियर है, यूनिट होल्डर का कहीं नाम कोई रिकॉर्ड नहीं, क्योंकि वो तो म्यूचुअल फंड, SBI म्यूचुअल फंड मेंटेन करेगा। नो म्यूचुअल फंड स्कीम शैल मेक इन्वेस्टमेंट, साथ साथ म्यूचुअल फंड स्कीम को बोल दिया आप इसमें इन्वेस्ट नहीं करोगे, कौन सा कौन होता है, म्यूचुअल फंड का करता धरता है, ठीक है। उन्होंने बोला सुनो, जो ये स्पॉन्सर है इनकी एसोसिएट या फिर ग्रुप कंपनी, इनकी एसोसिएट या फिर ग्रुप कंपनी। इन्होंने कहा सुनो, म्यूचुअल फंड इन्होंने बनाया ना, इनकी कंपनी में पैसा, म्यूचुअल फंड स्कीम बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करेगी, वो अनलिस्टेड कंपनी जो एसोसिएट है और ग्रुप कंपनी है, किसकी, स्पॉन्सर। एक तो स्पॉन्सर की ऊपर से क्या है, अनलिस्टेड, रिस्की, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड को सब तो बोल दिया स्पॉन्सर की ग्रुप कंपनी और उसकी एसोसिएट कंपनी में पैसा मत लगाना। या फिर सिक्योरिटी इशू, ये प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है, अलग से ग्रुप ऑफ, है ना। एग्जाम्पल थोड़ा सा देना चाहूंगी, जैसे कि 50 कंपनी को बहुत डर लगता है कि वो IPO लेकर आती है तो जरूरी थोड़ी 90% सब्सक्राइब हो जाए, तो पहले वो थोड़े से बड़े अमीर, है ना, लोगों को अप्रोच करती है। आईटेक्स कंपनी, वेरी आईटेक्स कंपनी कर रही है कि भाई चलो रिलायंस कंपनी के अंबानी से बात कर लेते हैं, जनता से लेने जाएंगे बहुत खर्चा होता है, IPO लाना बहुत बड़ा खर्चा है, पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर में आना है तो इतने सारे लोग को अपॉइंट करना है, इतनी लंबी चौड़ी प्रोसेस, खर्चा है। तो पहले हम सेलेक्टेड लोगों को प्राइवेटली क्या करेंगे बच्चा, अप्रोच करेंगे कि तुम हमारी कंपनी में पैसा लगा दो, तो वो बेस्ट तरीका होता है। इन्होंने कहा कि सिक्योरिटी इश्यू किया गया किस तरीके से, प्राइवेट प्लेसमेंट,
किसने किया है? एसोसिएट या ग्रुप कंपनी ऑफ स्पॉन्सर, स्पॉन्सर ने प्राइवेट प्लेसमेंट करवाया है। प्राइवेट प्लेसमेंट एसोसिएट ग्रुप कंपनी से कराया। उन कंपनी का भी पैसा, उन कंपनी में भी पैसा मत लगाइए। क्या बात समझ में आई? पहला पॉइंट जो बोलता है म्यूचुअल फंड, एसबीआई स्पॉन्सर है, एसबीआई की जितनी भी ग्रुप कंपनीज है, एसबीआई म्यूचुअल फंड उसी में पैसा नहीं लगाएगी अनलिस्टेड। दूसरा, अगर ग्रुप कंपनी ने क्या निकाला है? प्राइवेट प्लेसमेंट कर रखा है, तो उसमें भी पैसा मत लगाना। इन दोनों का कंक्लूजन क्या निकलता है? दोनों पॉइंट का मतलब लिस्टेड है तो लगा सकते, लिस्टेड है तो लगा सकते। लॉ को थोड़ा आड़े टेढ़े से पढ़ना है। जो लिखा है मतलब जो नहीं लिखा है वो कर सकते हैं। अनलिस्टेड में लगा सकते लेकिन लिस्टेड में लगा सकते। इन्होंने कहा आ जाओ, लिस्टेड के लिए भी हमने बोल दिया, बता रही मैं, ठीक है। लिस्टेड सी वाले को पहले, ए और सी को पहले कनेक्ट कर रहे। सी में क्या लिखा है? लिस्टेड कंपनी में लगा सकते हैं लेकिन कितने ज्यादा नहीं, 25% ऑफ द नेट एसेट लिस्टेड कंपनी ग्रुप कंपनी लिस्टेड ऑफ सिक्योरिटी ऑफ अ ग्रुप कंपनी स्पॉन्सर विच हैज, स्पॉन्सर का एक्सेस उसमें कितना है, कंट्रोल कितना है? 25%। तो ऐसी कंपनीज में मत लगाना। अब पूरा कंक्लूजन बता रहे। हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चा? म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड पैसा स्पॉन्सर कंपनीज को लेकर ये बोले। इन्होंने कहा भैया स्पॉन्सर और म्यूचुअल फंड एक ही है क्योंकि स्पॉन्सर का पैसा इसमें था, ठीक। इन्होंने कहा म्यूचुअल फंड की जो भी स्कीम्स आ रही हैं प्लीज ध्यान रखना वो स्पॉन्सर की जो कंपनी है, एसोसिएट जो ग्रुप कंपनी है, उसमें किस तरीके से इन्वेस्ट करेंगे। उन्होंने कहा कि लिस्टेड कंपनी में इन्वेस्ट किया जा सकता है लेकिन पहले जिन कंपनी लिस्टेड है उनकी अगर आप शेयर खरीदने जा रहे हो तो पहले स्पॉन्सर का शेयर देखो। स्पॉन्सर का शेयर अगर उसमें कितना है 25% से ज्यादा तो मत लगाना, ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है। 25% से कम इन्वॉल्वमेंट है तो लगा सकते, तो क्या एक लिस्टेड कंपनी में लगाया जा सकता है, हाँ, लेकिन कंडीशन क्या है? 25% से कम होना चाहिए स्पॉन्सर का में स्टेक, समझ में आए? अनलिस्टेड में तो मत ही लगाना, समझ में आए? इसमें लगा सकते हैं लेकिन इसमें क्या बोल दिया है? कब लगाएंगे? जब 25% से कम होगा, उससे ज्यादा होगा तो नहीं। पहले तो ए और सी में अगर कोई डाउट है तो पूछो, फिर मैं बी में आऊंगी। चले गए ए और सी पक्का? बी, इन्होंने कहा अगर सिक्योरिटी इशू कर रखी है किस तरीके से? प्राइवेट प्लेसमेंट, तो ये इनके जैक्टोस होंगे, कनेक्शन होंगे। स्पॉन्सर कंपनी की ग्रुप कंपनी और एसोसिएट कंपनी ने क्या कर रखा बच्चा? प्राइवेटली प्लेस कर रखे। कुछ लकी लोगों को अप्रोच किया है जो इनके पहचान के होंगे, जो इनसे भरोसा करेंगे, जो इनसे एसोसिएट होंगे। यार क्या बात समझ आ रही? पैसे वाले लोग, प्राइवेट प्लेसमेंट पैसे वाले लोगों के पास जाते हैं। इन्होंने कहा अगर सिक्योरिटी इशूड ऐसे अगर कोई कंपनी, तुमने बोला स्पॉन्सर कंपनी के कंपनी थी और एक एबीसी कंपनी थी, स्पॉन्सर कंपनी में एसोसिएट है एबीसी और एक्सवाईजेड, लेकिन एक्सवाईजेड का हमने थोड़ी सी डिटेलिंग देखी। तो हमने डिटेलिंग देखी तो ये लोगों ने क्या कर रखा था? प्राइवेटली प्लेस कर रखा था। इन्होंने मार्केट से नहीं पैसा उठाया है, कहाँ से उठाया पैसा? प्राइवेटली। अगर प्राइवेटली उठाया है तो ये इन्हीं के लोग हैं, इन्हीं के लोग हैं। हम तो यही कह रहे हैं ना, दूर रहो स्पॉन्सर से। स्पॉन्सर नहीं समझे, वापस हमारा पर्पस क्या है बच्चा? म्यूचुअल फंड को बोला अपनी कंपनी में मत लगाओ, दूसरी कंपनी में, यही है ना। वापस म्यूचुअल फंड क्या बोलेगा? स्पॉन्सर कंपनी में पैसा नहीं लगाना है, दूसरी कंपनी में लगाना, ठीक है। तो स्पॉन्सर कंपनी में कुछ में नहीं लगाना बच्चा, जो स्पॉन्सर कंपनी से एसोसिएटेड हो, जिसमें उसका 25% से ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो मत लगाओ, कम वालों में लगा सकते लिस्टेड। अनलिस्टेड को बोल दिया मत ही लगाओ। लेकिन अगर वो कंपनी जिन्होंने क्या कर रखा है? प्राइवेटली प्लेस कर रखा है, मतलब ये भी उन्हीं के लोग हैं, ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गया, ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गया बच्चा। रिलायंस कंपनी का पूरा ग्रुप है, स्पॉन्सर क्या है? रिलायंस कंपनी, इसका पूरा ग्रुप कंपनी सारे रिलायंस हो गए। इन्होंने कहा अगर किसी भी ग्रुप कंपनी ने क्या कर रखा है? प्राइवेटली प्लेसमेंट कर रखा है, पब्लिक से नहीं प्राइवेटली प्लेसमेंट कर रखा है, तो ये इस तरीके से उन्हीं के लोग हैं। प्लीज इनसे भी आप इनकी सिक्योरिटीज भी खरीदेंगे नहीं, क्योंकि एसोसिएट हो रहे हैं डायरेक्टली। बात समझ में आ गई? तो 3 जगह पैसा मत लगाना। अनलिस्टेड में तो बिल्कुल नहीं, जो उनसे लिंक है। लिस्टेड में लगा सकते हो लेकिन 25% से कम इन्वॉल्वमेंट है, ठीक। और प्राइवेट लेवल प्लेस है तो बिल्कुल मत लगाना। क्लियर है? चलो 9 तुम लोग पढ़ोगे, बताओ।
म्यूचुअल फंड का पैसा दूसरे म्यूचुअल फंड, नो म्यूचुअल फंड शैल मेक एनी इन्वेस्टमेंट इन द फंड ऑफ फंड स्कीम, फंड ऑफ फंड मतलब म्यूचुअल फंड का पैसा दूसरे म्यूचुअल फंड में, क्योंकि ये इंडिया में ये वाला 10th और 3rd सेम ही है, पढ़ा चुकी थी अभी 10% ज्यादा इक्विटी। 11 वाला तुम लोग पढ़ो, ऑल इन्वेस्टमेंट, इक्विटी शेयर खरीदने जा रहे हो तो हमेशा लिस्टेड कंपनी की होनी चाहिए, अनलिस्टेड तो वैसे मना कर रहे हैं, क्योंकि लिस्टेड म्यूचुअल फंड का जितना भी पैसा लग रहा है इक्विटी शेयर्स में, इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम भी थी, याद रखना हमारी कंडीशन क्या है, जो लिस्टेड है या फिर टू बी लिस्टेड होने जा रही है, ऐसे ही कंपनी में लगाना, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी रहेगी, रिस्क के चांसेस थोड़े से कम, लेकिन स्टिल म्यूचुअल फंड बोलता है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, क्योंकि इतना हमने प्लानिंग प्लॉटिंग कर लिया, फिर भी तो रिस्क है ना, परफॉर्मेंस अच्छी हो या ना हो, क्या बात समझ में आई? नहीं देख सकते। चलिए बच्चा पूरा का पूरा फटाफट एक क्विक रिवीजन, हेडिंग क्या है क्वेश्चन का, फटाफट बच्चा जल्दी जाओ। रिस्ट्रिक्शन ऑन द इन्वेस्टमेंट बाय म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड म्यूचुअल फंड म्यूचुअल फंड स्कीम के थ्रू अलग अलग जगह पैसा लगा दिया, उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, अपनी मनमर्जी नहीं चलाएगी। इन्होंने कहा भैया देखो डेट इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगा रहे हो, याद रखना पहले तो लिस्टेड ही होना चाहिए, ठीक है, डेट इंस्ट्रूमेंट पैसा लगा रहे हो एक ही कंपनी में 10% ज्यादा नहीं लगाना चाहते हो तो 12 के ऊपर कभी नहीं जा सकते, लेकिन 12 तक में भी आपको पूछना पड़ेगा ट्रस्टी के डायरेक्टर और एएमसी के। फिर उन्होंने बोला अनलिस्टेड को तो हमने टोटली मना कर रखा है, और किसको मना कर रखा है, कमर्शियल पेपर, मतलब मनी मार्केट के जो दूसरे हैं वो तो अलाउड है, और क्या है गवर्नमेंट सिक्योरिटी। इसी को और आगे उन्होंने कंटिन्यू किया, उन्होंने बोला नॉन कन्वर्टेबल है तो कुछ कंडीशन फुलफिल करो, ये अलाउ कर दिया जाएगा, सभी जो कंडीशन बोले। फिर थर्ड पॉइंट क्या बोलता है कि इक्विटी में भी करोगे तो म्यूचुअल फंड क्या नहीं कर सकता, 10% ज्यादा ओन नहीं करेगा। फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है, एक स्कीम का पैसा दूसरी स्कीम में ट्रांसफर कर सकते हैं, हाँ, पर शर्त क्या है, मार्केट में उस टाइम पे जो रेट चलेगा, ठीक है। लेकिन एक और बात याद रखना, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव फुलफिल होना चाहिए, मतलब पहले से ही आपको इन्फॉर्म्ड होना चाहिए, बस वो ये कह रहे एकदम से चेंजेस नहीं करते। फिफ्थ पॉइंट क्या बोलता है बच्चा, एक स्कीम का पैसा दूसरी स्कीम में डाल सकते हैं, हाँ, सेम एसेट मैनेजमेंट कंपनी में भी और दूसरे म्यूचुअल फंड के भी एसेट, तो इनडायरेक्टली मैं ये बोल सकती हूँ सेम एसेट मैनेजमेंट कंपनी और अनदर सेम म्यूचुअल फंड उसी में ही, या फिर अनदर, क्या बात समझ में आई? लेकिन 10 कितना 5% से ज्यादा नहीं। जो भी खरीदना बेचना हो रहा है बच्चा ये डिलीवरी बेसिस में होगा, जो भी सिक्योरिटीज होंगी किसके नाम पे होंगी, म्यूचुअल फंड स्कीम के नाम पर। म्यूचुअल फंड पैसा अपने स्पॉन्सर ही वालों को पैसा नहीं लगाएगा। अनलिस्टेड में तो टोटल मना है, लिस्टेड में तो बोल दिया अगर 25 से ऊपर है तो मना है, ठीक है, स्पॉन्सर का लगाए तो मना है, इससे कम है तो कर सकते। प्राइवेट प्लेसमेंट अगर कर रखा है एसोसिएट गुड कंपनी में तो बिल्कुल भी नहीं। फिर उन्होंने बोला फंड ऑफ फंड जो स्कीम है, फंड ऑफ फंड स्कीम है बच्चा, ये तो वैसे ही हमारे इसमें नहीं है। इन्होंने कहा 10% से ज्यादा तो आप नहीं लगा सकते इक्विटी, और याद रखना इक्विटी हमेशा क्या होनी चाहिए, लिस्टेड या फिर लिस्ट होने जा रही है। ये वाला पॉइंट कट हो जाए क्योंकि फंड ऑफ फंड स्कीम है जो इंडिया में ऑपरेट नहीं होता है, तो ये पूरा कट है। चलिए बच्चा, हमने सबसे पहला फॉर्मूला जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा है बच्चा एनएवी, देन इसके बाद होल्डिंग पीरियड रिटर्न पढ़ा, देन तीसरा बच्चा फ्रंट एंड एंड बैक एंडेड लोडेड। हमारे सारे क्वेश्चन इसी 3 फॉर्मूला के आसपास होते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग तो लगाना है, ठीक है, क्वेश्चन अच्छे से रीड करना है। चलिए सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है बच्चा, एक सफल म्यूचुअल फंड है, प्रोवाइड दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अगर इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि ये इन्फॉर्मेशन है तो प्लीज इन्फॉर्मेशन को अच्छे से देखिए। सबसे पहले बोल दिया स्कीम का साइज कितना है, 2000 करोड़, 2000। फेस वैल्यू पर यूनिट कितना है, 10। बच्चा नंबर ऑफ यूनिट कितने हैं, 200 करोड़। मार्केट वैल्यू ऑफ फंड्स पोर्टफोलियो, ये क्या हो गया, एसेट हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया ना, इन्वेस्टमेंट हो गया, क्या मैं इसे एसेट मान लू, रिसीवेबल्स एसेट मान लू, अक्रूड इनकम एसेट मान लू, लाइबिलिटी लाइबिलिटी। क्वेश्चन हमने पूरा रीड किया, हमें एसेट और लाइबिलिटी मिल गया, ऐड कर लोगे, एसेट एसेट ऐड कर लो, लाइबिलिटी लाइबिलिटी ऐड करो, माइनस कर लोगे, पक्का। चल
इन्होंने बोला यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है, एनएवी, आपको कैलकुलेट करना है एनएवी ऑफ दी स्कीम, ठीक है। चलिए ये हमें निकालना है। रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द यूनिट होल्डर, ये रिटर्न बोल रखा है बच्चा, हैज परचेज, इन्होंने कहा कि आपको कैलकुलेट भी क्या करना है, रिटर्न भी कैलकुलेट करना है। रिटर्न क्या था, 3 फॉर्मूलाज थे, पहले एनएवी कैलकुलेट करा, दूसरा क्या था, होल्डिंग पीरियड रिटर्न, इसको मैंने बोला था रिटर्न ऑन म्यूचुअल फंड भी बोलते हैं, ठीक है। तो रिटर्न भी कैलकुलेट करना है, क्लियर है बच्चा। परचेज यूनिट, बच्चा ध्यान देना, परचेज यूनिट एट द एनईवी ऑफ दी, परचेज यूनिट जब आपने खरीदा था, परचेज किया था एनईवी, तब कितने रुपए था, जब आपने खरीदा था, मतलब ये क्या मैं इसे एनईवी 0 बोल सकती हूँ, और ये एनईवी जो पूछ रहा है ये कौन सी होगी, एनईवी 1। अभी की नेट एसेट वैल्यू कैलकुलेट कर कर बताइए, अभी हमें रिटर्न कैलकुलेट कर कर बताइए। हमने जब खरीदा था तब हमने खरीदा था एनएवी, खरीदते टाइम पर हमारी एनएवी 0 कितनी थी, 15 रुपए। क्वेश्चन रीड कर लिया। रिसीव्ड, इनको इसके लिए डिविडेंड कितना मिला है, 2 रुपए। अब आपको जो जो डेटा मिला आ जाइए, मुझे बताओ सबसे पहले क्या कैलकुलेट करोगे, एनएवी निकालोगे ना, क्योंकि एनएवी निकालने का फॉर्मूला क्या है, asset minus liability divided by number of units। अब मुझे पहले कैलकुलेट करके बताइए, हाँ कितना आया, तो एसेट माइनस लाइबिलिटी कितना आया, 4, एसेट माइनस लाइबिलिटी कितना आया, कितना आया, 39775 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, कितना आया। अब पहले मुझे बताओ किसका ये नहीं आया, पहले सारे एसेट, एसेट क्या क्या है, 4200 ऐड करो, एसेट में क्या क्या है, 4200 और क्या ऐड करना है, 100 और क्या ऐड करना है, 100, कितना हो गया। लाइबिलिटी कितनी है, 2 ही तो है, लाइबिलिटी कितनी है, 2, 150 और 275, 400। अब माइनस कर दिया, 3975, सॉरी 3975 आ गया, 39, पहले बताओ जब 440 को 475 से माइनस किया तो 3975 आया, पहले बताओ पक्का। अब मुझे बताओ 200 से उसे किया, 3975 माइनस क्या एनएवी आई बताओ, 19.875, ठीक है। बस 2 डिजिट तक लेते हैं फिर, क्योंकि कैलकुलेटर से ज्यादा ले लेते हो तुम लोग, है ना, जब खुद हाथों से कैलकुलेट करते हो तो 1 से ज्यादा नहीं बढ़ पाते, ठीक है। चलो तो यहां तक एनएवी आ गया, तो ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया। अब उन्होंने बोला रिटर्न, रिटर्न का फॉर्मूला बताओ, पहले डी बार डिविडेंड, और क्या था, सीजी कैपिटल गेन गिवन है क्या, नहीं है, फिर एनएवी 1, एनएवी 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 100, यही था, वेरी गुड। डिविडेंड 1 क्या है, 2 है, एनएवी 1 क्या है, निकाला जो आपने, आपने क्या निकाला, 19.87, एनएवी 0 क्वेश्चन में 15 दे रखा है, माइनस करो 15, 4.7, 4 पॉइंट डिवाइडेड बाय, फिर क्या करोगे 15 और मल्टीप्लाई बाय 100, 45, सबका सेम आ रहा है, पक्का पक्का। एनएवी 19.87 आया है, क्वेश्चन में और कुछ पूछा है, नहीं, खत्म, सबने कैलकुलेटर में किया ना, वेरी गुड। प्रेजेंटेशन यहाँ है, अकाउंट नहीं पढ़ रहे, अकाउंट से कैलकुलेट टक 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 किया, तो जैसे मैं ऐसे लिख रही हूँ ना, आपको भी ऐसे लिखना है। तो सबसे पहले, वेरी गुड जिसने लिखा है, सबसे पहले क्या लिखना है, फॉर्मूला लिखते थे, गिवन क्या क्या है वो वैल्यू पुट कर दी,
तो ये सारे प्रेजेंटेशन लिखना, तब जाके आपको मिलेंगे 6 नंबर। ये जून 2016 का ऑलरेडी क्वेश्चन है जो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, बहुत पुराना है, अभी नहीं के भी करवाऊंगी, क्यों टेंशन ले रहे हो? क्या ये बात समझ में आई है ना? चलिए आंसर एक बार चेक कर लो तुम लोग के, 1945 क्लियर है। अब प्रेजेंटेशन देखो, इन लोगों ने फॉर्मूला लिखा है, देखो उन्होंने नेट एसेट वैल्यू, देखो ये पूरा ऐसा लिखना है, नहीं ये ऐसा थ्योरी कुछ नहीं लिखना है ना बच्चा, ये पूरा का पूरा आपको प्रेजेंटेशन वाइज लिखना है। क्या बात समझ में आ रही है? क्योंकि कैलकुलेट फॉर्मूला ही तो लिखना है, नहीं नहीं ये वाला एसेट वाला इतना लंबा नहीं लिखना, ठीक है। लेकिन मुझे बताओ है ये क्या, यही तो है, यही तो नाम लिखा है इन्होंने, कुछ अलग थोड़ी ना लिखा है। प्रेजेंटेशन के नंबर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो। म्यूचुअल फंड नेट एसेट वैल्यू 20 एट द बिगनिंग ऑफ द मंथ, ठीक है। फिर क्या लिखा है, इनकम और कैपिटल गेन। क्या मैं इसे इनकम और कैपिटल गेन बोल सकती हूँ? इनकम मतलब ये डिविडेंड 1 होगा, कैपिटल गेन है तो ये CG1 होगा। बच्चा ये क्या है, QNAV0 बिगनिंग ऑफ द मंथ, बिगनिंग ऑफ द मंथ, बिगनिंग बोलते तो स्टार्टिंग, ठीक है वेरी गुड। अब क्या लिखा है बच्चा, एट द एंड ऑफ द मंथ विद NAV, NAV यहां मिल गई, NAV1 सब है। कैलकुलेट क्या लिखा है, मंथली रिटर्न, मतलब रिटर्न का फॉर्मूला क्या था, D1 प्लस NAV1 बस वैल्यू पुट करना है, बन जाएगा। ऐसे फॉर्मूला लिखना हो, वैल्यू पुट कर देना, बन जाएगा। उसमें तेरे घिसे पीटे क्वेश्चन दिख रहे, पक्का बन जाएगा। बताओ कितना आया, NAV0 NAV1 सबका सेम आ रहा है, जिसका आ गया है वो बताएगा, ठीक है, बाकी लोग भी करेंगे। कितना आया है आपका बच्चा, किसी और का जो आ रहा है मुझे बताते जाएंगे, ठीक है। ये सब गिवन है, बस फॉर्मूला पुट करना है। मैं बस ये कह रही हूँ, इतने चिल्लर क्वेश्चन में भी इतनी वैरायटी ऑफ कैलकुलेशन है, जबकि करना ही क्या है ना। आंसर जिसका ये आ रहा है वो सही है, ये गलत है और ये गलत है। क्या गलती हो रही चेक करो बस। इतने चिल्लर क्वेश्चन में भी गलतियां कर सकते हो, जबकि सब बता के रखा है, नालायकों, समझे? वेरी गुड। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट, फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वही प्रश्न था, क्वेश्चन अभी छोड़ जल्दी। अब मैं नहीं रीड करूंगी, मैं ये देखूंगी कि तुम लोग क्वेश्चन गिवन क्या क्या है। अब चलो फटाफट देखेंगे। बच्चा सुपर म्यूचुअल फंड है, लॉन्च किया इसने। नेट एसेट वैल्यू स्कीम, बच्चा नेट एसेट वैल्यू स्कीम बता दी उन्होंने, कितनी बता दी, NAV दे रखी है, कितनी दे रखी है 12। रिडम्पशन प्राइस दे रखी है कितनी, रिडम्पशन प्राइस 1165, और ये ऑफर प्राइस मतलब क्या है, परचेज प्राइस। रुको रुको, ये NAV ये तो समझ में आ गया, 12 फर्क है, ये 12 है और ये 12.50 है ना, ये समझ में आया यहाँ तक गिवन। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट क्या है, फ्रंट एंड लोड। मुझे बताओ फ्रंट एंड लोड कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला बताओ परचेज प्राइस का, NAV माइनस प्लस फ्रंट एंड था, हाँ परचेज सॉरी रिडम्पशन में क्या था, NAV1 प्लस बैक, यही था बच्चा। अब मेरी बात सुनो, क्या क्या गिवन है, परचेज प्राइस गिवन है, परचेज प्राइस कितना है 12.50, NAV गिवन है कितना 12,
1 गिवन है, तो बच्चा क्या फ्रंट एंड x लेके नहीं निकाल सकते? आराम से। जब ये x लेके निकाल लोगे तो बैक क्या x लेके नहीं निकाल सकते? अब मैं देखती हूँ क्या निकाल रहे हो तुम लोग। हाँ जी बच्चा, चलिए समझ में आया बच्चा। तो इसका आंसर क्या है? फ्रंट का क्या? 0.04, 0.03। अब बच्चा फटाफट देखेंगे, आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस दिखा रही हूँ मैं सीधा। हाँ चलो बच्चा, दिसंबर 2022 का क्वेश्चन है। अब मुझे क्वेश्चन रीड करो, मुझे बताओ कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन, रीड करो। सेम वही है, बस नंबर चेंज कर दिया है। फॉर्च्यून म्यूचुअल फंड है, स्पेशल स्कीम डिटेल दे रखी है, यहाँ एनएवी दे दिया, रिडम्पशन प्राइस दे दिया, ऑफर प्राइस दे दिया, यू रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट सेम टू सेम। मुझे बताओ नहीं बनेगा क्या? मैं नहीं करवा रही, लेकिन मैं बता रही हूँ कितना चिल्लर है और देखो कितने मार्क्स का है। तुम लोग इसमें मैथ्स वाले का सिली मिस्टेक कर दोगे। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1A। समझ में आया बच्चा? ये मैं प्रैक्टिस के लिए दूंगी, अभी नहीं करना है, प्रैक्टिस के लिए दूंगी। बच्चा कर लिया, वेरी गुड। दूसरा क्वेश्चन देखो बच्चा, जो कर लिया बच्चा वेरी गुड। अब मेरे ध्यान से थोड़ा सा देखो, क्वेश्चन कब का है? जून 2022, ठीक, एक साल, ठीक है। अब देखो क्या लिखा है, ग्रो इंडिया लिमिटेड। कोई अभी सॉल्व नहीं करो, रुको, मैं सब तुम्हारे को दे रही हूँ प्रैक्टिस करने के लिए, होमवर्क में जा रहा है। रिसेंटली म्यूचुअल फंड स्कीम आई है, फॉलोइंग डिटेल्स, साइज ऑफ द स्कीम, कुछ देखा देखा सुना सुना नहीं लग रहा। फेस वैल्यू ऑफ यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट आउटस्टैंडिंग, ये क्या है? एसेट है, एसेट है, एसेट है, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी। ऐसे मिलता जुलता क्वेश्चन किया एकदम। बस वो क्या कर रहे बच्चा, वैल्यू इधर उधर कर दे रहे। क्वेश्चन रीड करो, व्हाट डू यू मीन बाय थ्योरी पूछा है, प्रैक्टिकल थ्योरी है। व्हाट डू यू मीन बाय एनएवी, एनएवी का मीनिंग बताओ, थ्योरी पूछ ली। अब रुको, फाइंड आउट, कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट कर लोगे, लेकिन एनएवी का मीनिंग नहीं बता पाएंगे, ऐसा है क्या? बता देना, बता दोगे। एनएवी फॉर्मूला ही लिखना है थ्योरेटिकल फॉर्म में। क्या था? मार्केट वैल्यू, पहले जनरल डेफिनेशन बताओगे, व्हाट डू मैं एनएवी, मार्केट वैल्यू ऑफ दी स्कीम, है ना। फिर कैसे कैलकुलेट करते हो, बताओ ना फॉर्मूला, ठीक है। क्या लिखा है? व्हाट डज एक्सपेंस रेशियो कंटेन, वो जो पॉइंट्स है ना, एक्सपेंस रेशियो। अभी प्रश्न से बोली दीदी कहाँ गया ये, थ्योरी कितने मार्क्स का है? क्योंकि ये 3 क्वेश्चन है, इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस प्रैक्टिकल को दी जाएगी, तो कितने मार्क्स का होगा? 2 नंबर का, बाकी थोड़ी 1.5 नंबर की होंगी। ये 1.5 और ये 1.5। बात समझ में आ रही है? पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, जून अटेम्प्ट 2022 का। समझ में आया? होमवर्क में जा रहा है, बस बताती जा रही क्या क्या ऐसे। मुझे बताओ कुछ बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्या? दिसंबर 2021, थोड़ा सा दिमाग लगेगा बच्चा, एकदम थोड़ा सा 1% दिमाग लगेगा। आ जाइए। राकेश ने इन्वेस्ट किया, कितना राकेश ने इन्वेस्ट किया? पूरा कंप्लीट उन्होंने 20,000 बोल रखा है, ठीक है। कितना इन्वेस्ट है? 20,000। कौन सा म्यूचुअल फंड है? PQR। इन्होंने एंट्री लोड कितना दे रखा है? 1%। एंट्री क्या लिखा है? लोड। एंट्री लोड क्या था? अलग अलग नाम से बोला जाता है, हाँ, फ्रंट एंड लोड। मैंने आपको बताया था अलग अलग नाम से, फ्रंट एंड लोड वही है, एंट्री करना, एंटर करना मतलब फ्रंट हो गया, ठीक है। चलिए, ये समझ में आ गया। फाइंड आउट, क्या कैलकुलेट करना है? क्या कैलकुलेट करना है? एनएवी इन द नंबर ऑफ द यूनिट्स। नंबर ऑफ यूनिट कितनी दे दी? नंबर ऑफ यूनिट्स दे दी। क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है मुझे बताइए। इन्होंने क्या बोल दिया? टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है? 20,000। क्या ये समझ में आ रहा है बच्चा? देन एंट्री लोड, एंट्री लोड कितना है बच्चा? 1%। आपको क्या कैलकुलेट करना है? इन्होंने यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स, वेरी गुड, नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी है? अब मुझे बताओ कैलकुलेट क्या करना है? एनएवी, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना किया? 20,000 किया है। नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी है? कितना आ जाएगा? 200 क्या निकाली?
एक यूनिट की प्राइस निकाली, एक यूनिट की क्या निकाली अभी, प्राइस। अब मुझे बताइए इन्होंने क्या बोल रखा है, आपको एनएवी निकालना है। बच्चा ये परचेज प्राइस है, क्या निकाली अभी आपने, राकेश ने 20,000 का इन्वेस्टमेंट किया। इस 20,000 के इन्वेस्टमेंट को कितने शेयर्स मिले, कितने यूनिट्स मिले, 100। तो एक परचेज प्राइस कितनी होती है, 200 होती है। बच्चा अब मुझे ये बताओ परचेज प्राइस का फॉर्मूला क्या था, परचेज प्राइस एनएवी 1 प्लस की माइनस, माइनस क्या, फ्रंट एंड माइनस है। परचेज प्राइस कितनी मिल गई, 200 मिल गई। एनएवी तो निकालनी है ना, एनएवी तो निकालनी है ना। बच्चा 1 माइनस क्या करेंगे, 1% तो 0.01 नहीं लिख सकती, एक्स एनएवी नहीं निकाल पाओगे। समझ में आया, पक्का यही निकालना है। बच्चा इन्होंने साफ बोल रखा है, 21 अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, दिसंबर 21, 2 मार्क्स का ये है और ये 3 मार्क्स का है। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रीतम ने बच्चा होल्ड करके रखे म्यूचुअल फंड, ठीक है, सोल्ड, सोल्ड किया, बेचा है, तो मतलब रिडम्पशन प्राइस। बच्चा यूनिट एट दी कितने में, एनएवी क्या है, एनएवी हमें मिल गई है 120, एग्जिट लिखा है मतलब बैक एंड होगा, नाम थोड़ा सा इधर उधर करेंगे। बैक कितना है बच्चा, बैक कितना है, ही हैज रिसीव, उसको मिला है, बेचा है बच्चा, बेचा, अभी उसने खरीदा था तो परचेज था, इन्वेस्ट किया ना, बेचा है, बेचा है मतलब टोटल रिसीव लिखो, टोटल रिसीव कितना आया 52,000। फाइंड आउट दी यूनिट, फाइंड आउट दी यूनिट। अब बच्चा यहाँ पे क्या पूछा है, यूनिट, मतलब मैं कह रही हूँ घुमा फिरा के उसी में सब पूछा जाएगा, ठीक है। अब ट्राई करो, मुझे बताओ आपके पास बच्चा रिडम्पशन प्राइस मिल जाएगी, आपके पास अगर 52,000 है, 52,000 वेरी गुड है ना, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे बच्चा, एक्स, एक्स क्या है आपका, नंबर ऑफ यूनिट्स आपकी क्या है बच्चा। अब इन्होंने एनएवी क्या बोल रखा है, मुझे बताओ रिडम्पशन प्राइस का फॉर्मूला बताओ, रिडम्पशन क्या था, एनएवी था 1 माइनस था कि प्लस, बैक लिखा, एनएवी 120 दे रखा है, 1 तो 1 है, बैक एंडेड क्या है 0.01 लिख सकते हैं। बच्चा रिडम्पशन प्राइस आपको निकालनी है, बताओ कितना निकलता है, निकाल लोगे ना रिडम्पशन प्राइस। एक बार अगर आपकी रिडम्पशन प्राइस निकल आई, क्या आ जाएगी बच्चा आपकी रिडम्पशन प्राइस, एक बार निकालो मुझे, 120 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0, मुझे बताओ पहले कितना है, 118 क्या आई आपकी रिडम्पशन प्राइस। अब जब आपकी रिडम्पशन प्राइस आ गई है, पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट, उसको पैसे कितने मिले, 52,000 मिले, और रिडम्पशन प्राइस कितनी थी 118 आया, 118 डिवाइड करके मुझे बताओ, तो क्या यूनिट्स नहीं निकाल सकते, 4 वेरी गुड करेक्ट है, वही वही पॉइंट फिगर क्या इधर उधर, मेरी बात समझ में आ रही है। इन शॉर्ट बस मैं ये कह रही हूँ उसी फॉर्मूलो में क्या क्या गिवन है, बस आपको ये देखना है। वेरी गुड 4, हाँ 437.7, वेरी गुड, चेक कर लू 437.71, हाँ सही है ना। अच्छा पॉइंट में इधर उधर कुछ किया होगा तुमने, बस बताओ समझ में आया बच्चा। बस एक काम से सुनो, बस 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 रुक जाओ, एक बार इस क्वेश्चन को देखो, एक बार इस क्वेश्चन को देखो, लास्ट क्वेश्चन है, ये भी होमवर्क में जा रहे हैं बच्चा, फिर मैं आपकी छुट्टी करी। आर एक क्या है बच्चा, जून 2021 का क्वेश्चन है, आर ने होल्ड करके रखे कितने शेयर्स, 2,000 यूनिट्स, इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम, ठीक है। और क्या लिखा है बच्चा, 1000 कितने ले रखे हैं, डेट स्कीम, ठीक है। 7 जून को इंटरेस्टेड है, रिडीम, रिडीम करे 20 बच्चा, एनएवी आपसे पूछा गया, ये डेटे दे रखी है, इक्विटी डेट, ये इन्होंने एनएवी दे रखी है, प्राइस आपसे लिखा है, ही मेक एप्लीकेशन रिडम्पशन की, कुछ याद है, कट ऑफ लाइन पढ़ा था, कट ऑफ टाइम, पहला क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय, पहले क्या लिखे, व्हाट डू यू मीन बाय, थ्योरी है, व्हाट डू यू मीन बाय कट ऑफ टाइम, बता दोगे। कट ऑफ टाइम वो टाइम होता है जिसमें, अभी रिडीम कर रहे हैं, ये याद रखना,
दो चीज थी, एक सब्सक्राइब करना और एक रीडिंग। एप्लीकेशन दी जाती है रिडम्पशन, रिडीम करने के लिए, है ना। तो कट ऑफ टाइम बोलना वो टाइम जिससे हमें डिसाइड होता है एनएवी किस दिन की लेनी है। एनएवी कितने टाइप की हो सकती है? 3 दिन की। सेम डे हो सकती थी, प्रीसीडिंग हो सकती थी और नेक्स्ट। ठीक है। व्हाट आर द कट ऑफ टाइम ऑफ द इक्विटी और डेट, ये थ्योरी पूछा है, एक्सेप्ट लिक्विड। मतलब आपसे कौन सा वाला पूछा है? 1:30 बजे वाला नहीं, इन्होंने बोला ये मत बताइए। पता चला सब लिखने लग गए, क्योंकि कितने मार्क्स का? 3 1 1, मतलब पहला ही क्वेश्चन 3 मार्क्स है, मतलब थ्योरी 3 मार्क्स की है, जिसमें कट ऑफ का मीनिंग बताना है और इक्विटी का बस थोड़ी सी टाइमलाइन बतानी है। ठीक। सेकेंड क्वेश्चन जो 1 मार्क्स का है, व्हाट विल बी, क्या लिखा है? एनएवी इन दिस केस। इनका इन्होंने क्या बोल दिया? एनएवी हमें बताइए। बच्चा 2000 यूनिट इक्विटी आपने अप्लाई किया, एनएवी आप रिडीम कर रहे हो, तो आपको टाइम आपको देखकर बताने का है। क्वेश्चन अभी आंसर नहीं बता रही हूँ। व्हाट विल बी एप्लीकेबल एनएवी, द एप्लीकेशन इज रिडम्पशन। टाइम इन्होंने चेंज कर दिया। अगर 3:15 में दिया, रिडम्पशन की सेम सेम थी। नेक्स्ट डे था, 3 बजे के बाद तो नेक्स्ट, उसमें सब सेम था, कल ही पढ़ा था। बस एक्चुअली रिवाइज करना है। इन शॉर्ट, अब मेरी बात सुनो, इन शॉर्ट घर पे पहले पूरा रिवाइज करना, और ये सारे क्वेश्चन जो अटेम्प्ट में आ चुके मैं सारी स्क्रीनशॉट आपको भेजूंगी। आपका ये क्या बच्चा, होमवर्क प्रेजेंटेशन वाइज कर कर आने का ये क्वेश्चन भी। आज की सभा समाप्त। क्लियर है?